आज बात करेंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे बैंकिंग स्टॉक्स। जरूर ये वीडियो देखिए आप, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कोई बैंकिंग स्टॉक लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं बैंकिंग स्टॉक्स में एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखते हैं। सबसे पहले है मार्केट कैप। मार्केट कैप मतलब कुछ भी नहीं होता है कि अगर कंपनी टोटल सेल हो रही है तो कितना उसका, आप कितने में वो कंपनी को खरीद सकते हैं, आप ये समझिए। तो वो होता है मार्केट कैपिटल। कासा रेशियो 49.77% है। अब कासा रेशियो मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। कोई भी बैंक चाहती है कि जो उसको पैसे है वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के फॉर्म में ज्यादा मिले। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट में जो इंटरेस्ट जो देती है वो 0% देती है, और सेविंग अकाउंट में 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट्स वो देती है, और उसी पैसे को वो लेंड करती है 10 to 11% में। तो नेट 6 to 7% का उनको मार्जिन रहता है। नंबर ऑफ शेयर्स मतलब ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स को अगर आप, नंबर ऑफ शेयर कितना 663 को अगर आप आईडीएफसी के 89 रुपीज से आप अगर डिवाइड करेंगे तो टोटल मार्केट कैपिटल आ जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। मतलब अर्निंग पर शेयर मतलब क्या होता है कि आप अगर एक शेयर ले रहे हैं तो एक शेयर का प्राइस कितना है? 89 रुपीज के लिए आपको एक शेयर के लिए आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? 4.1, मतलब 4 रुपए आपको एक शेयर पे मिल रहे हैं। तो एक शेयर पे आपको कितने मिल रहे हैं? 4 रुपए। प्राइस टू अर्निंग कितनी है? 21, मतलब आप 21 टाइम्स आप पैसे देने के लिए तैयार हैं। मतलब ईपीएस है 4 रुपए, आप समझ रहे हैं। 4 रुपए को आप 21.43 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? 89 रुपीज। मतलब आप 21 गुना आप देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ये हो गया आपका अर्निंग पर शेयर, आप समझ गए। अब नेक्स्ट समझते हैं आरओई। आरओई है 10.44। अब आरओई क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या हुआ कि रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब जो प्रमोटर्स होते हैं, मान लिया आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया 100 रुपए से, तो वो हो गया 100 रुपए आपका कैपिटल, और 100 रुपए से आपने कमाए 110 रुपए, तो 10 रुपए आपका हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। जो आपका पैसा लगा वो उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। आरओसी मतलब क्या होता है? आरओसी मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब जो आपने पैसे लगाए हैं प्रमोटर ने, और मान लीजिए आपने 100 रुपए आपका खुद का है और 50 रुपए आपके दोस्त का है, 50 रुपए और आपने एक दोस्त से लिया, तो 100 रुपए आपको बताएगा कि आपने आरओई से कितना कमाया है, और प्लस 100 रुपए तो खुद आपका है और 100 रुपए आपने अपने फ्रेंड से लिया, 50-50 रुपए के 2 फ्रेंड से, वो हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आरओसी पर आप कितना कमा रहे हैं? तो 9.09%। तो आपको कब आरओई देखना है, कब आरओसी देखना है? जनरली आपको आरओई तब देखना है जब किसी भी कंपनी में कोई भी डेट नहीं है। अगर किसी भी कंपनी में डेट है तो वहां पर आप आरओसीई को देखेंगे, क्योंकि आरओई आपको गलत पिक्चर बताएगा उस जगह। ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ है 1575, कार है 16.82। अब कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या मतलब? कैपिटल आप कितना मार्केट में आपके पास कैपिटल एडुकेसी है। तो चलिए अगर आप समझते हैं मेरे पास 100 रुपए है राम के पास और श्याम के पास 200 रुपए। अब आप मुझे बताइए कि कैपिटल मार्केट में ज्यादा कौन रेस कर सकता है, मतलब कौन ज्यादा पैसा लैंड कर सकता है? श्याम कर सकता है, क्योंकि श्याम के पास कितने पैसे हैं? 200 रुपए, और राम के पास कितने पैसे हैं? 100 रुपए। तो उसको बोलते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो। प्रमोटर होल्डिंग तो आपको पता ही होगा कि प्रमोटर होल्डिंग हमेशा एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी का प्रमोटर ही उस कंपनी को सेल कर रहा है, ये एक बहुत ही गलत इंडिकेशन होता है, मतलब रॉन्ग इंडिकेशन है, और उस कंपनी को आप अवॉइड कीजिए जनरली। ये हो गया। प्राइस टू बुक क्या होता है? पीबी है 2.21, मतलब प्राइस टू बुक क्या है? 2.21, मतलब प्राइस टू बुक ऐसा मिलता नहीं है जनरली, मतलब आपको 180 रुपए मिलेंगे, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन वैल्यू निकलती है। तो प्राइस टू बुक मतलब ये होता है कि अगर कंपनी डिक्लेयर करती है इंस्टॉलमेंट तो आपको कितने पैसे मिलेंगे। तो जनरली जो हेवी इंडस्ट्रीज होती है जहां पर कैपिटल ज्यादा लगती है वहां पर आप प्राइस टू बुक देखते हैं, ना कि आप उसको पी से करते हैं। ठीक है। अब समझते हैं आईडीएफसी का ट्रेंड कैसा रहा है। तो आरओई आप आईडीएफसी का देखिए। जो आरओई आईडीएफसी का है, आप अगर लास्ट 5 ईयर्स आप आरओई देखेंगे तो आरओई जो था -2.96 था, और आज जो आरओई है वो है 10.44। तो आप समझ रहे हैं ना कि देखिए कितनी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है रिटर्न ऑन इक्विटी में। आप खुद देखिए 5 इयर्स माइनस में, प्लस विद इन 10 इयर्स ये जो आरओए 10.44 है। आरओए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप किसी बैंकिंग स्टॉक्स फाइनेंशियल कंपनी को आप जब
आप जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, रिटर्न ऑन असेट्स। रिटर्न ऑन एसेट मतलब जो टोटल आपका रिटर्न आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, कितना परसेंट आपका असेट से आ रहा है। असेट्स क्या होता है बैंक के लिए, जिसको बैंक लोन देती है वो उनके लिए असेट्स होती है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन एसेट जो माइनस में 5 इयर्स पहले हुआ करता था -0.33%, आज जो है वो है 1.33%। ROA मिस्टर वैद्यनाथन जी, जिन्होंने पूरा रिटेल बैंकिंग को खड़ा किया आईसीआईसीआई बैंक का, उनकी जो एक विजन है आईडीएफसी बैंक फर्स्ट को लेके बहुत ही शानदार है। नेट एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1.3% हुआ करता था कभी आप 5 इयर्स पहले, आज जो है वो 0.86% है। मतलब समझिए कि नेट एनपीए भी डिक्रीजिंग हो रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिसको नीम बोलते हैं, नीम क्या होता है कि आपने कितना इंटरेस्ट दिया और कितना इंटरेस्ट लिया, वो 5.57 है। फिनोमिनल, मतलब सारे फैक्टर्स पे अच्छा कर रही है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और कार जैसे मैंने बताया 16.82 है। कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज क्या होती है कि अगर आप सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दे रहे हैं तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट के लिए आपको तो उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ लायबिलिटीज भी बढ़ती है। तो वो कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी है 5.00। पेग रेशियो, पेग रेशियो मतलब क्या होता है कि आप इस एक्चुअली में वैल्यूएशन मैट्रिक्स है जहां पर प्राइस अर्निंग डिवाइडेड बाय ग्रोथ, आप पी को डिवाइड करते हैं ग्रोथ से, तो वो हो गया आपका पेग रेशियो। एडवांसेस ग्रोथ क्या होता है, एडवांसेस ग्रोथ मतलब किस हिसाब से आपका लोन बुक साइज जो है वो ग्रोथ हो रहा है, वो है 28.79%। फिनोमिनल। प्रमोटर प्लेजिंग में देखिए कोई इशू नहीं है, जैसे 39.93 है। पब्लिक होल्डिंग 27.55% है। एफआईएस की जो होल्डिंग है 20.85% है। डीआईएस 11.67% है। तो बहुत ही अच्छा बैंक कर रही है। अगर आप बैंक का पीएनएल अकाउंट भी देखेंगे तो इंटरेस्ट जो अर्न करती थी वो 11,000 करोड़, आज जो 2019 में आज जो इंटरेस्ट वो अर्न कर रही है 22,727। अदर इनकम क्या होता है, अदर इनकम मतलब जो आपके अदर इनकम आ रहे हैं, जैसे लॉकर रेंट हुआ या फिर आपने कोई डिपॉजिट किया, उससे अदर इनकम क्या आ रहा है, तो वो भी देखेंगे 852 हुआ करता था 2019 में, आज है वो 4466। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड क्या होता है, मतलब आप इंटरेस्ट मतलब कितना आप दे रहे हैं, मतलब आप जो सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट जो आपके पास है, करंट अकाउंट में तो जीरो होता है, तो इंटरेस्ट आप कितना दे रहे हैं वो भी देखिए, देख सकते हैं आप 8749 था, आज वो है 10092। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब पूरा एक्सपेंस ऑपरेशन में कितना लगता है। टोटल प्रोविजंस क्या होते हैं कि प्रोविजनिंग, कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जहां पर आपको लगता है कि वहां पर से पैसे नहीं आएंगे तो उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए वो माइनस में हुआ करता था 329.99 इन 2019, अब वो प्लस, अब वो देखेंगे 3263 है, मतलब 3267 करोड़ रुपए इनके पास अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो माइनस में हुआ करता था। नेट प्रॉफिट देखिए जो माइनस में था 1.944, आज वो 2437.13 है। एडजस्टेड ईपीएस जो माइनस में हुआ करता था आज वो प्लस में है, मतलब जो -4 हुआ करता था आज वो 3.68 है। तो इस तरह से आप किसी भी बैंकिंग स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं। और भी अगर बैंकिंग स्टॉक्स को आप एनालाइज करना चाहते हैं तो आप उसका एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए। आप देखिए कि जो लोन है वो ग्रैनुलर है कि कॉन्सेंट्रेटेड है। ग्रैनुलर मतलब क्या होता है कि आपने उस लोन को डाइवर्सिफिकेशन किया, कुछ लोन आपने एग्रीकल्चर में दिया, कुछ ऑटो में दिया, कुछ आईटी में दिया, कुछ एविएशन में दिया, तो वो लोन आपका क्या है, ग्रैनुलर है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो जैसे कोई भी बैंक को बढ़ने के लिए, एचडीएफसी बैंक का आप एग्जांपल लीजिए, एचडीएफसी बैंक कैसे ग्रोथ हुई, बिकॉज ऑफ रिटेल बैंकिंग। अब रिटेल बैंकिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि एक रिटेल बैंकिंग आपके पास अगर एक होम लोन लेता है तो आप उसको पर्सनल लोन भी देते हैं, आप उसको टॉपअप भी देते हैं, आप उसको क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, आप उसको डीमेट अकाउंट भी देते हैं, आप उसको मेडिक्लेम भी देते हैं, आप उसको जनरल इंश्योरेंस भी देते हैं, आप उसको फॉरेक्स कुछ भी बोलिए, आप उसको सब कुछ कैटर करते हैं। तो ये होता है रिटेल बैंकिंग का फायदा। तो वही आईडीएफसी बैंक जो है अडॉप्ट कर रही है रिटेल बैंकिंग को, ज्यादा उनका फोकस है कंपेयर टू दी कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो कोई भी बैंक को आगे बढ़ने के लिए रिटेल जो है वो पुश बहुत ज्यादा रहता है। तो मुझे लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑब्वियसली एक बहुत ही अच्छी बैंक है। वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, आप स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग कीजिए, कोई भी स्टॉक लीजिए, स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग कीजिए
और एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टॉक में कितना एलोकेशन लेना है उसको आप डिसाइड कीजिए कि कितना आप एलोकेशन ले सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको बैंकिंग स्टॉक्स एनालाइज करने का एक सही तरीका पता चला होगा। अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा इस वीडियो को बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यस, वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।